करते हैं start position. Okay, in the first part, I'll revise the bonding up till we have done now, and then in the second part, I'll continue with the thing which we just stated. केमिकल बॉन्डिंग की दो टाइप्स अभी तक हमने की हैं, एक है आयोनिक बॉन्ड और एक क्या है, कोवलेंट बॉन्ड. याद है आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? यस मोहित, गो अहेड. Sir, there was also another bond called something like metallic bond, Which we will right? continue with that, but up till Okay. now we are discussing the one which we have done right now. Okay. Sir, ionic bond अब होता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल. Yes, good check. ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और दूसरा कौन सा बनता है? What about the other one? The covalent bond में two or more non-metals. Yes, non-metals के बीच में, non-metal with the non-metal. दूसरी क्या डिफरेंस है? ये कैसे बनता है? ट्रांसफर से. और ये कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से. फिर तीसरी बात, स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे मैं अब आने चाह रहा हूं. जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप उसको ये बताएं कि जो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरह अरेंज होते हैं. सो व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर? गुड, जायंट आयोनिक लैटिस होगा, राइट, जिसमें आपको पता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आयंस टू मेक अ ह्यूज स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसे जायंट आयोनिक लैटिस बोलते हैं. लेकिन एज आई सेड कि आपको वो सारी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं दिखानी होती, आपका उसका बेस यूनिट दिखाना होता है. और बेस यूनिट की कोई भी ज्योमेट्रिक शेप हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो बेस यूनिट है उसमें या तो वो क्यूबिक शेप का होता है. ठीक है, तो आपने कहा जी कि हमारे यूज में क्योंकि एक ही है तो क्यूबिक शेप का होता है, जिसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बिलियंस ऑफ आयंस. और क्या उनके बीच फोर्सेस ऑफ फ्रैक्शन होती हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे आर नेम्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ फ्रैक्शन. इसकी मिसाल में एक वॉल की तरह देता हूँ. जिस तरह वॉल में ब्रिक्स होती हैं, इसी तरह जायंट आयनिक लैटिस में आयंस होते हैं. तो जिस तरह ब्रिक्स हेल्ड हो जाती हैं, देयर पोजीशन सीमेंट हो जाती हैं, इसी तरह ये भी सीमेंट हो जाते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक. और सीमेंट कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो उनको आपस में होल्ड कर लेती हैं. इसीलिए सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज नो आयंस. यहां इलेक्ट्रॉन्स का कोई जिक्र नहीं करना, नो आयंस. ओके, फ्री नहीं होते. आयंस हैं बट नॉट फ्री आयंस, डीलोकलाइज आयन, मूविंग आयंस नहीं है. लेकिन जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो या मेल्ट करते हो, एक्वस और मोल्टन, तब क्या होता है? आप कहते हो जी बहुत सारे फ्री आयंस आ जाते हैं बिकॉज दिस लैटिस ब्रेक्स. ये टूट जाती है, आयंस आर लाइक फ्री मूविंग, इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट. और इसको तोड़ने के लिए, इस लैटिस को तोड़ने के लिए, आप कहते हैं मेल्ट करने के लिए 100-200 डिग्री से मेल्ट हो जाता है. आप कहते हैं नो, डोंट इवन थिंक अबाउट इट. ये जो आयनिक कंपाउंड है, ये कम से कम, अगर मैं आपको एक जस्ट टेम्परेचर रेंज, फूड फॉर थॉट दूं, जस्ट टू थिंक, दिस नॉट अ कंफर्म रेंज, तो कम से कम भी 600 से ज्यादा होना चाहिए टू मेल्ट. आप कह रहे हैं तो वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे नमक है, सॉल्ट है, आप कहते हैं 801 डिग्री पे ये मेल्ट करता है, NaCl इसका मेल्टिंग पॉइंट. सो दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. और उसका लिंक किससे करना है? आप कह रहे हैं इसका मतलब है यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ फ्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप कहते हैं यस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ फ्रैक्शन, दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, hence very high melting point, right. और NaCl आपने बता दिया. अब आ जाते हैं इसकी तरफ. आप कल यहां से हमने बात शुरू की थी कि अच्छा जब इसका स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या होता है. अब बच्चों ये मैं रिवाइज करा दिया पिछला पार्ट, कोई सवाल है तो उस पर पूछ लें. अब मैं आ जाता हूं अब के पार्ट के ऊपर. आप कहते हैं जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो तब क्या स्ट्रक्चर होता है? आप कहते हैं जी तब स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं. अब सुन लो, दो टाइप्स कौन सी? एक को हमने शॉर्ट करके नाम दे दिया था SMS. SMS कोई स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है, आपने नहीं याद करनी है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं MMS. ये स्टैंडर्डली तो ये कुछ और होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या इस तरह कुछ. आप कहते हैं SMS और MMS से क्या मुराद है? आप कहते हैं जी पहले SMS की बात करते हैं कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना तो ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. टाइनी मॉलिक्यूल्स मतलब 2 एटम मिलके, जैसे Cl2 एक टाइनी मॉलिक्यूल है. 3 एटम मिलके, जैसे वाटर एक टाइनी मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम है. या 4 एटम मिलके, जैसे NH3 एक टाइनी मॉलिक्यूल है जिसमें 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन. 2, 3, 4 या 5 एटम मिलके, जैसे मीथेन. ठीक है,
या 6 या 7 या 8, यानी जितने आप काउंट कर सकते हैं, 15 20 30 40 50 तक भी हो सकता है, बट नॉट बिगर देन दैट, राइट। सो आप कहते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप कहते हैं जैसे ये देखें, ये वाटर है अगर आपके पास बीकर में, ठीक है, ये वाटर है। तो आप कहते हैं एक्चुअली में वाटर इज लाइक दिस, ये एक टाइनी मॉलिक्यूल है वाटर का, ये दूसरा टाइनी मॉलिक्यूल है वाटर का, ये तीसरा टाइनी मॉलिक्यूल है वाटर का। तो इस तरह अगर आपके पास ग्लास में पानी है तो इस तरह के मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं, राइट। सो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हियर, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज अनदर, इसे कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट। और अब वो कहता है तो इसका मतलब है कि क्या मॉलिक्यूल के अंदर तो हमें नजर आ रहा है बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या यहां भी कोई फोर्स होती है इधर, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में? हम कहते हैं यस, और इसका नाम है, दिस इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर का मतलब होता है एक से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर का मतलब विद इन नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना इंटरसिटी ट्रैफिक, इंटरसिटी ट्रैफिक का मतलब है जो लाहौर और पिंडी के बीच में चलती है। इंटरसिटी का मतलब ये नहीं है जो पिंडी के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर चलती है। तो इंटर होता है मतलब अक्रॉस द सिटी। तो इंटर मॉलिक्यूलर यानी अक्रॉस द मॉलिक्यूल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो आप कहते हैं इसका मतलब है ये तो जितने भी कंपाउंड्स विद द सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होंगे उनमें यही होगा। हम कहते हैं हाँ ऐसे ही होता है। तो देखें, जैसे आप अमोनिया को एक बीकर में ले लें, तो ये अगर अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, तो ये मैं ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपकी एक इमेजिनेशन बन जाए और आप उसको सही वर्ड्स में यूज करें। आप कहते हैं ये देखो, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है और ये अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हम कहते हैं हाँ है, उसका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आईएमएफ मैंने लिखा, आप नहीं लिख सकते, वैसे ही आईएमएफ का मतलब कुछ और होता है, यहाँ मैं इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के तौर पे ले रहा हूँ, राइट। तो आप कहते हैं इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल क्लोरीन है तो वो किस तरह होगा? आप कहते हैं क्लोरीन भी इस तरह होगा, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है यहाँ, उसका नाम क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब आखिरी बात गौर से सुनना, जब ये चीजें मेल्ट या बॉयल होते हैं, जैसे वाटर है, अगर ये आइस है, या चलें अगर आप लिक्विड वाटर है अभी, जब आप इसको बॉयल करोगे, आपको पता है जब आप इसे बॉयल करते हो तो वाटर के, अब सुनना गौर से, ये बॉन्ड नहीं टूटते ये वाले, ये, क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि लिक्विड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आपको पता है स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका मतलब है कि उसके इंटरनल बॉन्ड्स नहीं टूटे। जब आप उसको बॉयल करते हैं, जब आप उसको हीट करते हैं, तो बेसिकली ये जो है, ये जिन्हें हम क्या नाम दे रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, ये ब्रेक हो जाती हैं और स्टीम के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। तो जब ये वाटर स्टीम बन जाता है तो आप कहते हैं ये एक वाटर है, ये दूसरा वाटर है। अब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नहीं रही, नो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन स्टीम, या अगर है भी तो बहुत वीक हो जाती है, राइट। तो आप कहते हैं इसका मतलब है वाटर से स्टीम बनने में कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर? हम कहते हैं यस दे आर देयर। अब होता क्या है, बच्चे क्या लिख देते हैं, और अभी आप परसों में टेस्ट लूंगा तो आप भी देखो ये गलती करोगे अगर आपने अभी बात मेरी गौर से नहीं सुनी तो, कि बच्चे कह देते हैं जी क्यों मेल्टिंग पॉइंट कम है वाटर का, या क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम, उसके बॉन्ड्स बड़े वीक है। भाई बॉन्ड्स का कोई ताल्लुक नहीं है। बॉन्ड्स मैंने आपको दोनों केसेस में विजुलाइज करा के दिखा दिया कि दे आर इंटैक्ट। तो क्या ब्रेक हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर कोई कहता है कि वाटर तो बड़ा जल्दी बॉयल कर जाता है और नमक तो बॉयल ही नहीं करता, तो आपने कहना है वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, इसलिए वाटर जल्दी बॉयल कर जाता है, राइट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, आई होप आप समझ गए होंगे, कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स एंड देयर आर वेरी वीक फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और वो वीक होती हैं, बस उनकी निशानी ये होती है कि दे आर वीक, राइट। तो अब लिख लें, मैं मेन पॉइंट्स लिखा देता हूँ, राइट। अब आपको स्ट्रक्चर से आगे बात समझते हैं। मैंने आपको विजुअल करा के इसलिए समझा दिया, ये डायग्राम्स वगैरह नहीं आती, बट आपको मैंने विजुअल कराया ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या लिखना है। स्ट्रक्चर में आप कहते हैं जी ये है सिंपल
ये मेरा ख्याल है मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और मैंने बता दिया था कि जब कंपाउंड्स टाइनी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर मैंने आज ये बता दिया कि देयर आर, अब यहां से शुरू कीजिए, ये लाइन है जो आज शुरू करनी है, राइट। देयर आर, उसी हेडिंग में, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हेडिंग में, देयर आर वीक इंटर molecular forces of attractions between the molecules राइट। अब बच्चों ये बात याद रखना है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड होगा उसमें मॉलिक्यूल ही नहीं है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहां से होंगी। अब बच्चे सोडियम क्लोराइड की एक्सप्लेनेशन लिख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, सो देयर इज नो मॉलिक्यूल इन सोडियम क्लोराइड। सो ये गलती नहीं करनी। Intermolecular forces are only present when the compound has a covalent bond and simple molecular structure, right? और वो बड़ी वीक होती हैं, राइट। अब अगली बात पे आ जाते हैं, और मैंने अभी बना के आपको दिखा दी क्या होती हैं वो। अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। हेडिंग दे प्रॉपर्टीज ऑफ जी। सर ionic compounds में met they met at higher temperatures because of the strong electrostatic forces of attraction, the strong electrostatic forces, and covalent compounds melt easily because of the weak and intermolecular forces. Exactly, precisely. So ये different चीजें हैं, intermolecular forces different चीज है और electrostatic forces different चीज। Absolutely, this is what you need to understand. Well done। कि आपने यही अंडरस्टैंड करना है कि वहां तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन था, उनके बीच जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी वो तो एब्सोल्युटली डिफरेंट थी, और उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और बहुत स्ट्रांग थी, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। Electrostatic like आज तो उसका मेल्टिंग attraction पॉइंट है। between positive and negative। यस, और यहाँ तो आप कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, यहाँ तो एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, जी। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। वहां वाली फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं कह सकते और यहाँ वाली को इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कह सकते। अब बीइंग देयर डिफरेंट नेचर दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आई एम टेलिंग यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फोर्सेस। ये ऐसा है कि जैसे एल्फी लगा दी है, ग्लू लगा दी है, वो नहीं हटने वाली, वो बहुत फोर्स से उसको अलग करना पड़ेगा। सीमेंट लगा दिया तो वो पक्का हो गया। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट लाइक सीमेंट, are not like glue, are not like alpha. They are kind of weak forces। आप समझे दोनों को साथ रख, छोटी मोटी कोई ये जो छोटी ग्लू लगाई है जो कि जरा सी फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगी, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ फोर्स। तो इसलिए ये जल्दी मेल्ट और बॉयल हो। जी बोले आप मोहिब। Sir, so intermolecular forces are is a pulling force exerted by two molecules. Yes, between the two molecules, right? They can have only So it's between not the that two। one exerts it and the other gets attracted by it. Both of them exert at the same time. मतलब That there is not one molecule that is exerting all the force and the others are no, being yeah, attracted by it. yeah, on the both sides they are being attracted। Okay, sir. Thank you. ओके, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। नंबर वन, आयनिक कंपाउंड याद है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते थे। नंबर वन, दे एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैस स्टेट। सर ये सिंपल मॉलिक्यूलर क्या? नाम है उस जो स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसको आप, मैंने कल एक्सप्लेनेशन में कह दिया था, आप समझ लो सिंपल का मतलब यहाँ टाइनी है। टाइनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कि जब कोई कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल और टाइनी मॉलिक्यूल्स तो उस स्ट्रक्चर का नाम है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और उसकी एग्जांपल में कौन कौन है, मीथेन, अमोनिया, जितनी भी डॉल्टन क्रॉस की हैं वो सारी एग्जांपल सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हैं। ओके, फिर अगला बताया कि जब कंपाउंड में सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जो बड़ी वीक होती हैं। ओके, number one, the covalent compounds exist in the liquid or the gas state. Number two, they have low melting and
बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं? लो हैं। अब इसकी साथ वजह भी बतानी है, जैसे वहां वजह बताई थी यहां वजह भी बतानी है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि इनके बॉन्ड्स नहीं टूटने, इनके क्या ब्रेक होनी है जब ये मेल्ट या बॉयल करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वजह क्या है? बिकॉज देयर आर वीक intermolecular forces of attractions between the molecules. So now each and every word precisely नाप के तोल के लिखना है, okay? There are weak intermolecular forces of attractions between the molecules. इसका एक नंबर होता है, फिर कॉमा, which do not need, no temperature का mention, okay? Which do not need a lot of energy to break. इसका एक नंबर होता है, hence low melting and boiling point. Melting point हो तो melting point लिख दें, boiling point हो तो boiling point लिख दें. Number 3, they are not good conductor of electricity. As यहां मेंशन करना है no free electrons. अब यहां आयंस का कोई जिक्र नहीं करना क्योंकि इनके आयंस नहीं होते, तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जब भी कोवलेंट कंपाउंड हो, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, वो कहे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो आपने क्या बोल देना है? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो आपने बोलना है फ्री आयंस नहीं है। सो ये डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। बच्चे यही गलतियां करते हैं कि जहां आयंस लिखना है वहां इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं वहां आयंस लिख देते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट? लेमैन बात नहीं करनी, आपने पूरे लॉजिक से बात करनी है कि इनमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? और चौथा है वाटर सॉल्युबल, मोस्ट ऑफ देम आर, कुछ हैं जो सॉल्युबल हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वाटर इनसॉल्युबल। मेन इसका यही है कि ये क्यों इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग, बार बार वो यही पूछेगा, सिलिकॉन क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो है, राइट? निशान आपने इनका साथ साथ होमवर्क चेक करते जाएं प्लीज, जो कल दिया था, और उसका नाम लिख लें उसी हिसाब से, और उस पे होमवर्क शीट पे अपडेट कर दें जो ग्रुप पे डाली हुई। So that's all about this कि कोवलेंट कंपाउंड विद अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? सो इसका मतलब है कि अब वाटर हो गया, आप वो ध्यान में रखें कि वाटर का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, अमोनिया का क्यों है, क्लोरीन का क्यों है, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच डू नॉट नीड एनर्जी टू ओवरकम, यही बार बार कहना है। अब बार दफा आपको कंपाउंड नहीं आता होता, लेकिन आपको बस वो कह देना इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आपने लिंक कर देना, आपने कहना अच्छा कोवलेंट बॉन्ड है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, डू नॉट नीड मच एनर्जी टू ओवरकम, हेंस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, गॉट इट? अब जरा देखें, फॉर एग्जांपल इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, आप सुनना जरा। अब वो कहता है जी कि इसी में फॉर एग्जांपल ये देखें, चले मैं पहले इसका छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ऑल्दो वैसे तो मैं सोच रहा था कि एक ही दफा करेंगे। ये देखें, let me share this, I'm sharing it. ये देखें बच्चे,
अब देखें, अगर वो आपको कहता है कि आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन दिस एंड दिस, चले मैं एक सीधा सवाल अभी बना के दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखें, अगर वो ये कहता है कि मैं इसी में से थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पहले मुश्किल कर आसान कर दूं। कहता है एक है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और एक है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, CA2C, ठीक है। कह रहा है एक कैल्शियम कार्बाइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दो कंपाउंड्स हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ हाई क्यों है? रेफर करना है टू द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, रेफर टू बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। लेट्स से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी चेंज कर देता हूं, मैं कर देता हूं कार्बन डाइसल्फाइड। ये आप कह रहे हैं जी ये तो सिलेबस में नहीं है, ये तो हमें तो पूरी बॉन्डिंग पढ़ा दी टीचर ने, ये तो कोई नहीं पढ़ाया कि ये कैल्शियम सल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड। जी पहले सवाल पूछ रहे हैं, जी आंसर करना चाह रहे हैं, ओके करें। सर ये जो आपने अभी कार्बन डाइसल्फाइड बनाया सर, इसमें मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें वीक इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें वीक इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। गुड, वेल डन। और दूसरे में सर कैल्शियम कार्बाइड वन मेटल और वन नॉन मेटल है जो कि आयोनिक बॉन्ड है और इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिनको अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक। वेरी वेल डन एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एज वेल। देखिए ना, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, एग्जामिनर को स्टोरी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स चाहिए कि बच्चे को ये पता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले इन कंपाउंड का नाम सुना है या नहीं। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी चीज के जब लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उसमें बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो आपने देखें, इसने बच्चे ने कोवलेंट बॉन्ड को मेंशन किया, फिर उसमें सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसको भी मेंशन कर दिया, और फिर उसकी वजह से क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उसको भी मेंशन कर दिया। उनको तोड़ने के लिए डू नॉट नीड मच एनर्जी होती है। तो आप कहते हैं हाँ, फिर क्यों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आया होगा? क्योंकि इसकी तो फोर्सेज ही जो तोड़नी है वो बड़ी लो है, बड़ी वीक है। इसी तरह इसने इसको भी राइटली आइडेंटिफाई किया, इसने कहा जी इसमें आयनिक बॉन्ड है, जाइंट आयनिक लैटिस है, और साथ ही उसको समझ आ गई कि आप तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, और ये तो बड़ी तगड़ी होती हैं, इनको तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट मेक सेंस, ठीक है। आप कहते हैं a lot of energy needed to break, a lot of energy needed to overcome। जी मोहिब आप बताएं क्या कह रहे हैं? So, sir, every covalent bond has a weak electrostatic force or intermolecular force. नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने बताया आयनिक बॉन्ड में है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताया हर कोवलेंट बॉन्ड विद सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है। डोंट मिक्स इट। No, so sir, covalent bond always has a weak intermolecular force. यस, एवरी वन ऑफ देम, राइट। इसीलिए मैंने दो अननोन कंपाउंड चूज किए कि आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस पकड़ लिया कॉन्सेप्ट कि वीक लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, आपने बगैर सोचे समझे बता देना इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जिनको तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसीलिए ये जल्दी बॉइल कर रहा है। दूसरे का मैंने Sir, कह is दिया। there any experiment? Is there any experiment used to prove it? यस, एवरी इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको साथ दिए जाते हैं ना।
ओके सर। कार्बन डाइसल्फाइड और उसका साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बता दिया ना, कि लेट से मैंने बता दिया कि ये 2000 पे मेल्ट करता है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, और ये 45 डिग्री पे मेल्ट कर जाता है, बॉयल कर जाता है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाए। इज इट क्लियर? सर अब फिर डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है? सॉरी, सर फिर डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? ये मैं भी उसी तरफ आ रहा हूँ। अब देखिए, आ जाते हैं इसके ऊपर। आप कहते हैं जी जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो हमने कहा कि सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जरूरी नहीं है बच्चों, ये हर दफा नहीं होता, बात गौर से सुनना। तो क्या होता है, आप कहते हैं जी कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है ना, अब सुनना जरा, तीन एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में, इसलिए मैं तीनों को लिख देता हूँ यहाँ पे, वरना तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, हजारों यहाँ, लेकिन तीन हम लिख देते हैं। वो तीन ये हैं, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट, और एक है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, इसको बोलते हैं। आप कहते हैं ये क्या है, ये इसका कंपाउंड है, उसका फार्मूला ऐसा ही होगा। ये क्या है, आप कह रहे हैं तो सी है, ये क्या है, ये भी सी है, इन दोनों कार्बन एलिमेंट। अब इनमें क्या होता है, आप जरा सुनना, मिसाल के तौर पे डायमंड से शुरू करता हूं, ये एलिमेंट है, ओके। आप कहते हैं इसमें होता ही है कि एक कार्बन, लिखना छोड़ेंगे तो देखें, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से अगर बॉन्ड बनाना है तो ऑब्वियसली कौन सा बनाएंगे, दोनों नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। लेकिन होता ये है कि एक कार्बन जब चार और कार्बन, क्योंकि चार वैलेंस शेल होते हैं ना, कार्बन के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 1 2 3 4, तो उसने कितने बॉन्ड बनाने हैं, चार। अब होता ये कि जब ये चार और से बनाता है, तो अब से पहले तो ये हो रहा था कि जब चार और से बना लिया इसने, एक कार्बन ने, तो कहानी खत्म हो गई, कंप्लीट हो गया आउटर मोस्ट शेल, स्टेबिलिटी आ गई, तो वो एक छोटा सा मॉलिक्यूल बन गया। अब कहते हैं अब ऐसा नहीं होता, कई दफा, यानी डायमंड में क्या होता है कि फिर ये जो आगे चार कार्बन से इसने बॉन्ड बनाया ना, ये चार कार्बन फिर आगे चार और कार्बन से बॉन्ड बना लेते हैं, लाइक दिस। क्या फिर कहानी खत्म हो जाती है, आप कहते हैं नहीं, ये फिर चार और से बना लेते हैं, फिर खत्म हो जाती है, नहीं। आप कहते हैं ये तो प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम आगे चलता रहेगा, हम कहते हैं यस। तो क्या 100 200 1000 2000 1 लाख 2 लाख, नहीं। क्या मिलियंस, नहीं। ट्रिलियंस ऑफ एटम्स, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स कीप अटैचिंग टू मेक अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, और एक ही बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं, राइट, जिसको आप कहते हैं बिग मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। जीशान चेक करें प्लीज, सामने देखो बच्चे, फोन तो नहीं यूज कर रहे, जीशान कहाँ हैं आप, ये आगे ये देखें क्या जिस बच्चे ने पहनी है। Okay, so millions of carbon atoms, billions, please आप साथ साथ चेक करें, billions of carbon atoms, they keep attaching, एक बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर बना देते हैं। आप कहते हैं इसका मतलब ये टाइनी मॉलिक्यूल तो नहीं हो, ये तो बिग जॉइंट मॉलिक्यूल हो जाता है, हम कहते हैं यस, अब बिग बिग जॉइंट मॉलिक्यूल बनता है, राइट, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि डायमंड में नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो इसे कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब आप यहां सोचते हैं कि यार आयनिक कंपाउंड में मेल्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थी, कोवलेंट विद सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, तो आप कहते हैं यहां अगर इसने मेल्ट करना है, आप कहते हैं अगर डायमंड ने मेल्ट करना है तो क्या होगा, आप कहते हैं ये बॉन्ड जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप कहते हैं ये तो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, क्या ये टूटेंगे, हम कहते हैं यस ये टूटेंगे। तो आप कहते हैं यार ये तो फिर आयनिक बॉन्ड से भी स्ट्रांग होते हैं, यस दे आर, ये इवन आयोनिक बॉन्ड से भी स्ट्रांग है। तो आप कहते हैं इसका मतलब है जब डायमंड मेल्ट करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड, नेटवर्क ऑफ स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना है, तो आप कहते हैं फिर तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, एंड दैट्स व्हाई अगर अगर NaCl was melting at 801 degree, तो diamond is gonna melt at 3600 degree probably, or even higher। उससे भी 8 times 4 करें ना,
8 टाइम 5 करें तो 5 टाइम ज्यादा टेम्परेचर है, सो 5 टाइम ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब और ज्यादा स्ट्रॉन्गर वो हो गया नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। आप कहते हैं ये किस किस में होता है? आप कहते हैं ये डायमंड में होता है। अब सुनना, इसी तरह यही चीज ग्रेफाइट में भी होती है। आप कहते हैं ग्रेफाइट डायमंड तो दोनों कार्बन होते हैं। हम कहते हैं हाँ दोनों कार्बन है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसमें भी नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन डिफरेंस देखो क्या है, ये डायग्राम तो आपको ड्रॉ नहीं करनी, ड्रॉ करने को एग्जाम में नहीं आएंगी, अभी हम सिर्फ इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें समझ आए। आप कहते हैं जी वो भी तो डायमंड होता है, आप कहते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। देखिए जरा, आप कह रहे हैं ये तो वही चीज हो रही है, बट फर्क क्या हो रहा है इधर गौर से देखो। आप कह रहे हैं जी इसमें हर कार्बन आगे 3 बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह देखो ये नीचे एक और लेयर है इसी तरह ये। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट वो ही है ये। तो आप कहते हैं हर कार्बन कितने से बॉन्ड बना रहा है? 3 से। तो आप कहते हैं इसका मतलब ये हुआ इसमें भी नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है। हम कहते हैं यस। इसमें भी तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। हम कहते हैं यस। इसका भी 3600 के करीब होगा। हम कहते हैं यस। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इसी तरह है। इसी तरह जो तीसरी एग्जांपल मैंने आपको दी है दैट इज सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। आप कहते हैं उसमें क्या है, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और फिर जस्ट लाइक डायमंड। लेकिन यहां डिफरेंस ये है कि डायमंड में फिर आगे ये कार्बन 4 कार्बन से बना रहा था ना, ये आगे फिर 2 से बनाता है क्योंकि ऑक्सीजन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने होते हैं ना। तो एवरी सिलिकॉन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स एंड एवरी ऑक्सीजन इज मेकिंग 2 बॉन्ड्स। ओके, सो ये तो डायमंड की तरह ही लग रहा है। आप कहते हैं यस, एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं जस्ट लाइक डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक जैसे हैं एक तरह से, राइट। तो आप कहते हैं इनमें तो अगेन बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। हम कहते हैं यस। और इस तरह के हजारों और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है। सो पॉइंट समझने वाला ये है कि जब 2 एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 3 4 एटम्स मिलके एक छोटा सा मॉलिक्यूल बना ले, या लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन एटम मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना ले। जब वो छोटा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो उसे सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। जब वो बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंपल मॉलिक्यूलर में भी हजारों लाखों एग्जाम्पल है, मैक्रो में भी हजारों लाखों एग्जाम्पल है। सिंपल मॉलिक्यूलर में हमारे सिलेबस में काफी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैक्रो में लकीली हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 एग्जांपल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। आप कहते हैं जी ये है, राइट। तो जब मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है तो ये होगा, राइट। तो अब मैं पहले मैक्रो मॉलिक्यूलर की एक जनरल डेफिनेशन लिखाता हूं और फिर हर एक को थोड़ी थोड़ी डिटेल में करते हैं, राइट। तो पहले आप मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का हेडिंग दें। जी मोहिब क्या बोल रहे हैं आप? So, sir, a pure diamond only consists of carbon atoms. यस, डायमंड एंड ग्रेफाइट So, बोथ आर द कार्बन एटम्स। और ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो कार्बन ही है एलिमेंट, लेकिन उसकी शेप आपने देखा, स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, ठीक है। और ये सिर्फ आपको पता है 2 नहीं है, ये कोई ओवर 100 फॉर्म है। आपने कार्बन की सुनी होंगी, कोक है, कोल है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, ये जिससे आईफोन आईपैड में बहुत सारी हैं, राइट। हमारे सिलेबस में ये 2 हैं। जी बोले। ओके, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पहले मैं छोटा सा बता देता हूँ कि मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर कब होता है। कि कोवलेंट बॉन्ड एंड मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर मीन व्हेन many atoms join by the network of, ये वर्ड नेटवर्क में खुद ऐड किया ऑन पर्पस ताकि आपको ये वर्ड से याद लिंक हो जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स form a huge structure known as giant molecular
स्ट्रक्चर या मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर फॉर एग्जांपल किस किस में होता है वो एग्जांपल में है डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन 4 ऑक्साइड एटसेट्रा। एटसेट्रा। जी सर इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, लेकिन वो क्या वीक नहीं, वो मैं अभी आता हूँ उस तरफ, या अभी आता हूँ। अभी तो सिर्फ क्या इसमें ध्यान में रखना है कि नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है, राइट। और इसमें अब आपने स्टार लगा के लिख देना है। देयर आर नेटवर्क ऑफ strong covalent bonds which need a lot of energy to break or overcome, hence melting point high नहीं लिखना, hence very high melting points। यहाँ पे इसको मैं रोक रहा हूँ। कल हम डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अलग अलग लिखवाऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या बॉन्डिंग होती है एंड ऑल दैट, राइट। और फिर इनकी प्रॉपर्टीज परसों मैंने आपको बता दिया, इसका टेस्ट होगा। इसकी